स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली है साइंस क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस और फटाफट क्वेश्चन करने वाले हैं। कह सकते हैं कि ये रिवीजन क्लास रहने वाली है और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार अभी तक बन चुके हैं। तो आप लोगों को लगातार क्लास में बने रहना है, बताना है लास्ट में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की सुपरफास्ट क्लासेस मिलती हैं, जिसको हम लोग 15 मिनट सो भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम 15 मिनट में ही 30 क्वेश्चन अपने समाप्त कर लेते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है, पौधों में जाइलम ऊतक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन एनसीईआरटी के अनुसार सही है? पहला ऑप्शन है, यह केवल भोजन का परिवहन करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह जड़ों से पत्तियों तक जल व खनिज पहुँचाता है। तीसरा ऑप्शन है, यह केवल जीवित कोशिकाओं से बना होता है। चौथा ऑप्शन है, यह केवल पत्तियों में पाया जाता है। तो आपको बताना है पौधों में जाइलम ऊतक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है एनसीईआरटी के अनुसार। उम्मीद है आंसर आप लोगों का हो चुका होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यह जड़ों से पत्तियों तक जल व खनिज पहुंचाता है। कौन? जाइलम जो होता है ये क्या करता है? यह जड़ों से पत्तियों तक जल तथा खनिज पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखा है, हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर में सबसे पहले किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है? आप लोग समझते होंगे हीमोग्लोबिन को, तो बताइए इसकी कमी होने पर शरीर में सबसे पहले इन 4 ऑप्शनों में से किस चीज़ के ऊपर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है? पाचन के ऊपर, उत्सर्जन के ऊपर, ऑक्सीजन का परिवहन या फिर हार्मोन स्रावन पर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा कथन गलत है। सही नहीं बताना है, गलत बताना है। यानी इसमें 3 तो सही होंगे लेकिन 1 गलत होगा। पहला ऑप्शन लिखा है, यह क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। दूसरा ऑप्शन है, यह केवल रात में होता है। जबकि तीसरा ऑप्शन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। चौथा ऑप्शन है, इसमें ऑक्सीजन बनती है। तो आपको इन चारों में से गलत ऑप्शन निकालना था। तो इसमें जो गलत है वह यह है कि यह केवल रात में होता है। जबकि कैसा होता है? यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात और दिन दोनों में होती है, जबकि यहाँ पे लिखा है केवल रात में होता है। तो इसमें गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का सही उदाहरण है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से भौतिक परिवर्तन आपको बताना है कौन सा रहने वाला है। पहला ऑप्शन है दूध का दही बनना। दूसरा ऑप्शन है लोहे में जंग लगना। तीसरा ऑप्शन है कागज का जलना। चौथा ऑप्शन है नमक का पानी में घुलना। तो भौतिक परिवर्तन आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर जो भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे वो आपका सिर्फ यहाँ पर एक है, वो है नमक का पानी में घुलना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मानव हृदय के संबंध में कौन सा कथन एनसीईआरटी के अनुसार सही है? फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। पहला ऑप्शन है, हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नहीं। हृदय केवल शुद्ध रक्त पंप करता है। नहीं। हृदय केवल फेफड़ों को रक्त भेजता है। ये भी गलत है। हृदय 4 कक्षों का बना होता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, यदि पौधों में रंध्र पूरी तरह बंद हो जाएं तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? वाष्पोत्सर्जन पर, जनन पर, अंकुरण पर या फिर वृद्धि पर? यहाँ पर बात की जा रही है रंध्र की। तो यदि पौधों में रंध्र बंद कर दिए जाएं पूरी तरीके से, इसकी जो क्रिया है वाष्पोत्सर्जन, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के गुणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। असत्य कथन आपको बताना है, ये याद रखना है, सत्य नहीं बताना है। दूसरा ऑप्शन है, सभी धातुएं ठोस होती हैं। तीसरा ऑप्शन है, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। चौथा ऑप्शन है, धातुएं चमकीली होती हैं। तो बताइए इसका सही ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है सभी धातुएं ठोस होती हैं, तो आपका यही जो है कथन गलत है, बाकी सभी क्या है सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन लिखा है मानव आँख में रेटिना का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश को मोड़ना, प्रकाश को प्रवेश देना या फिर प्रतिबिंब बनाना, आँख की सुरक्षा करना। रेटिना का कार्य पूछा गया है, आंसर आप लोगों का हो ही चुका होगा क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन था यह और कई बार आपके एग्जाम में अभी तक बन चुका है ये क्वेश्चन। इसका जो सही कार्य होता है रेटिना का वो होता है प्रतिबिंब बनाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों के बारे में सही कथन कौन सा है? ध्वनि निर्वात में चलती है, ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्वनि माध्यम के कणों से कंपन से चलती है, ध्वनि केवल द्रव में चलती है। तो आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है ध्वनि तरंगों के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ध्वनि माध्यम के कणों के कंपन से चलती है। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत को पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों माना जाता है? यहाँ पर बात हो रही छोटी आंत की। यहाँ भोजन संग्रहित होता है, यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण होता है, यहाँ अम्ल बनता है, यहाँ अपशिष्ट बनता है। तो छोटी आंत को पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण होता है। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है? एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर अलैंगिक जनन के बारे में। पहला ऑप्शन है अधिक विविधता, दूसरा ऑप्शन है अधिक समय, तीसरा ऑप्शन है शीघ्र जनन, चौथा ऑप्शन है परागकण की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शीघ्र जनन। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? धारा बढ़ाने के लिए, धारा नियंत्रित करने के लिए, ऊर्जा संग्रह के लिए, अधिक धारा से सुरक्षा के लिए। तो हमें पता है कि हमारे घर में फ्यूज लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? कि जब भी लाइट तेज़ हो जाती है तो फ्यूज उड़ जाते हैं, जिससे हमारे घरों की अन्य जो लाइन होती है उसका नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अधिक ऊर्जा से सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पौधों में भोजन का संग्रह किस ऊतक में होता है? फटाफट आंसर कर दीजिए। पौधों में भोजन का संग्रह इनमें से किस ऊतक में होता है? जाइलम में, फ्लोएम में, पेरेन्काइमा में या फिर शक्लेरेन्काइमा में। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेरेन्काइमा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है श्वसन और दहन में मुख्य अंतर क्या है? श्वसन और दहन दोनों में ऊर्जा निकलती है, श्वसन नियंत्रित प्रक्रिया है, दोनों में ऑक्सीजन आवश्यक है, दोनों समान है। एक है श्वसन और एक है दहन। तो श्वसन नियंत्रित प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसका अंतर क्या है? यही इसका अंतर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन लिखा है सूक्ष्म जीवों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है सभी हानिकारक होते हैं, दूसरा ऑप्शन है सभी रोग फैलाते हैं, तीसरा ऑप्शन है केवल जल में पाए जाते हैं, चौथा ऑप्शन है कुछ उपयोगी भी होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के संबंध में इनमें से पूछा गया था कौन सा कथन सही रहने वाला है आपका? तो सभी के सभी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नुकसानदायक ही नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल ऊपर की ओर मुख्यतः किस कारण जाता है? जड़दाब के कारण, केशिकत्व के कारण, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण या फिर विसरण के कारण। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है? क्या पूछा गया है? नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं पूछा गया है, आपको ये याद रखना है क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है बायोगैस, चौथा है कोयला। तो इनमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? कोयला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन लिखा है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया के निर्माण के बारे में पूछा गया है। मानव शरीर में वक्र में, यकृत में, फेफड़े में या फिर आमाशय में।
तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड का जलीय विलयन सामान्यतः कैसा होता है? अम्लीय होता है, तटस्थ होता है, क्षारीय होता है, लवणीय होता है। तो धातु ऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो आपका होता है क्षारीय, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया रुक जाएगी? फटाफट आंसर करना है आप लोगों को है। श्वसन, जनन, वाष्पोत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया रुक जाएगी वो हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बल लगाने से वस्तु में कौन सा परिवर्तन संभव है? केवल आकार में, केवल गति में, आकार व गति दोनों में, या फिर केवल द्रव्यमान में? अगर हम किसी चीज़ या वस्तु के में बल लगा रहे हैं तो इनमें से कौन सा परिवर्तन हो जाता है? आकार व गति दोनों में परिवर्तन संभव है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है रक्त के प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ढोना, रोगों से रक्षा, पोषण पहुँचाना, रक्त का थक्का बनाना। तो यहाँ पर आपसे बात की जा रही है प्लेटलेट्स की। अगर हमें डेंगू बुखार हो जाता है तो इनकी संख्या हमारे शरीर में कम होने लगती है, जिससे रक्त क्या होता है? पतला हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। जितने भी लोगों ने कर लिया उनका सबका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कब होती है? केवल दिन में, केवल रात में, दिन रात दोनों में, या फिर केवल पत्तियों में? तो अभी हम लोग बात कर चुके थे इस क्वेश्चन के बारे में, दिन और रात दोनों में ही क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया होती है पौधों में। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग का कारण क्या है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक? क्षय यानी कि टीबी। तो इसका जो रोग का कारण होता है वो आपका होता है जीवाणु। ये किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? चाल पर, आवृत्ति पर, आयाम पर, या फिर माध्यम पर? तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो यहाँ पर निर्भर करती है आपकी आयाम पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है परागण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीज निर्माण, निषेचन में सहायता, भोजन निर्माण, या फिर जल परिवहन? परागण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा निषेचन में सहायता, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टील किसका मिश्र धातु है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में अब तक बन चुका है। आंसर आप लोगों को करना है, फटाफट बता दीजिए। इनमें से किसका मिश्र धातु जो है स्टील है? किन दो चीज़ों को मिलाकर के स्टील बनता है? तो लोहा और कार्बन को मिलाने के बाद में क्या बनता है? स्टील बनता है। क्वेश्चन लिखा है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? आंसर आप लोगों को करना है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्वियोलाई। अगला क्वेश्चन है बीज बनने से पहले कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है? अंकुरण की, परागण की, श्वसन की, या फिर निषेचन की? मान लीजिए पौधे में बीज बन रहा हो तो उसके पहले यहाँ पे पूछा गया है कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है? तो निषेचन की प्रक्रिया अनिवार्य है बीज बनने से पहले, नहीं तो बीज नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? वनों की कटाई, अधिक प्लास्टिक उपयोग, संसाधनों का सतत उपयोग, या फिर औद्योगिकरण? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का जो सबसे प्रभावी उपयोग है वो है संसाधनों का सतत उपयोग। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका सही हो जाएगा। तो साथियों बताना आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही निकले और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।